साथियों, बामसिप एवं मिशन व्यवस्था परिवर्तन के तत्वाधान में आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये मूलतः माननीय कांशीराम जी के जन्म जयंती के संदर्भ में कार्यक्रम था और 15-16 तारीख को था। किस कारणों से पोस्टपोन हुआ था और 23 तारीख को फिर यहाँ हो रहा है। साथियों, इसमें विषय जो रखे गए हैं वो विषय है सांसद, विधायक और मंत्री बनने से ज़्यादा जरूरी है महापुरुषों के मिशन को चलाना। कांशीराम साहब, 20 अप्रैल 1997, नई दिल्ली। दूसरा विषय रखा गया है सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती। कांशीराम साहब, 30 जुलाई 1997। उसके साथ एक विषय है बहुजन समाज को राजनीतिक सफल करने में बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या हो। 3 विषय एक साथ है। सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमें इस बात को समझना होगा, स्वागत करते हैं, क्योंकि जब वो एक संघ कि माननीय कांशीराम साहब 97 में ये बात कर रहे हैं और 96 में बसपा बहन जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बावजूद भी सामाजिक मिशन को ज्यादा महत्व देते हैं। साथियों, इन विषय पर बात करने से बैकग्राउंड में बताऊंगा कि मिशन चलाना जरूरी है। इस मिशन को अगर हमने नहीं चलाया तो इसका खामियाजा क्या हो सकता है। तो पहले तो मिशन समझना होगा ना, मिशन है क्या। और अगर नहीं समझ में आया तो क्या होगा। आपको ये मालूम है या मालूम नहीं होगा कि 1957 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 9 MP थे और आरएसएस ने जो जनसंघ बनाया ना, इसके 3 थे और 3 वाले आज देश पर राज कर रहे हैं और 9 वाले गायब हो गए। मिशन न चलने का परिणाम क्या होता है। 57 की बात कर रहा हूं। समाज जागृत न होने से क्या होता है, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि 3 MP थे जनसंघ के और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, उनके जाने के बाद 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 9 वाले गायब हो गए और 3 वाले आज पूरे देश पर राज कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो सोच रखी थी कि 60% समाज जागृति हो, 40% राजनीति हो, ये सोच बाबा साहब के दिमाग की थी। लोगों ने 100% राजनीति कर दी। इसी वजह से न राजनीति चली न समाज जागृत हुआ। जो समाज जागृति नहीं होगा तो राजनीति चलने का दूर दूर तक सफल होने का कोई कारण नहीं लग रहा है। विधायक, सांसद, विधायक या मंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन समाज व्यवस्था एज इट इज रहेगी, ऐसे ही रहेगी। तो भारत का डिफेंस मिनिस्टर था जगजीवन राम और वाराणसी में गया तो संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने, तो ब्राह्मणों ने गौमूत्र से धोया कि एक चमार का हाथ लग गया। भारत का डिफेंस मिनिस्टर, मैं थोड़ा व्यवस्था के साथ जोड़कर बता रहा हूं। और फिर मांझी को मालूम होगा, अपना जितना मांझी गए
और इससे बड़ा एग्जाम्पल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए ओडिशा, तो पंडों ने आने नहीं दिया, मालूम है ना आपको। और राष्ट्रपति एमएलए एमपी से तो ज्यादा ही पोस्ट होती है ना, बड़ी पोस्ट है। अखिलेश का एग्जाम्पल है आपके सामने। मुख्यमंत्री हटने के बाद गंगा जल से धुलवाना पड़ा ना। तो ये जो समाज व्यवस्था है इसको समझना जरूरी है। अगर ये इस बात को आपने नहीं समझा, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, ये एकेडमिक नहीं कहा है, केवल सोशल एजुकेशन के संदर्भ में कहा है। एजुकेशन अभी दो प्रकार का है, पहले ये समझ लो। एक स्कूली एजुकेशन है, जो डिग्रियां मिलती है वो एजुकेशन, और फिर नौकरी मिलती है वो। और एक है सोशल एजुकेशन, समाज को तैयार करने का, जागृत करने का, कौन सी दिशा में लेके जाना। ये पढ़ाई होती है किस सिलेबस में? उन्होंने सोशल एजुकेशन के संदर्भ में कहा है। और इसका सबूत चाहिए तो दुनिया का हायर थिंकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 7वीं पास ज्योतिराव फुले को गुरु क्यों मानते भाई? क्या बाबा साहब के अंदर सेंस नहीं होगा? संत कबीर अनपढ़ थे और बाबा साहब अम्बेडकर गुरु मानते हैं, क्या कहोगे आप? दुनिया का ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ को गुरु मानता है, क्या कहोगे? लॉर्ड बुद्धा को गुरु मानते क्यों? सोशल एजुकेशन। ज्योतिराव फुले को गुरु मानते हैं, सोशल एजुकेशन। ड्यू टू संत कबीर को गुरु मानते हैं, सोशल एजुकेशन। तो हमारे समाज में एजुकेटेड लोग हैं जो 1887 में, जो 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले आंदोलन चला रहे थे, तब समाज में कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई जज नहीं थे, कोई प्रोफेसर नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटियों के चांसलर नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी चला रहे थे मूवमेंट, तब भी कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर दूर दूर तक दिखते नहीं थे। जब नहीं थे तब अधिकार मिले। ज्यादा एजुकेशन आ गया, ज्यादा एजुकेटेड लोग पैदा हो गए, अधिकार बचा भी नहीं पाए। ये रियलिटी है। एजुकेशन नहीं था तब अधिकार मिले, और ज्यादा एजुकेटेड हो गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिस समाज के 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, उसकी तरह कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। 10 डॉक्टर आप समाज में ढूंढो, कितना मिलेगा? लाखों की संख्या मिलेंगे। 20 इंजीनियर, अब तो एक जिले में ही 20 से ज्यादा होंगे। वकीलों का अभी तो आपको मालूम है 30 वकील, तो वकील तो अभी अब हमारे समाज में लाखों की संख्या में होंगे। वो बौद्धिक वर्ग को इंटेलेक्चुअल वर्ग के संदर्भ में ये जोड़कर बता रहे हैं कि ये अगर अपनी समाज की जिम्मेवारी निभाएंगे तो इस समाज को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन हुआ क्या है, सोशल एजुकेशन के अभाव में पढ़ा लिखा आदमी ये सोच रहा है कि मैं अच्छी पोस्ट पर हूं, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे माउंट कार्मल सेंट जेवियस में पढ़ते हैं, अब मुझे समाज की क्या जरूरत है, मुझे मिशन की क्या जरूरत है। इतना ही अगर सोच बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा होता तो अपने परिवार को दुनिया के किसी भी कंट्री में सेटल कर सकते थे। इतना तो कैपेबल थे, इतना तो कैपेबल थे बाबा साहब अम्बेडकर कि दुनिया के किसी कंट्री में भी अपने परिवार को सेटल कर सकते थे। तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग को रियलाइजेशन करने के लिए काशीराम साहब ने ये पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि समाज का ऋण हमारे पर है, हमारे महापुरुषों का ऋण हमारे पर है। उसको हमको, उन्होंने जो जीवन भर संघर्ष किया इस असमानतावादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, वो काम अधूरा रह गया है। वो काम हमको पूरा करना है। तो क्या हजारों महापुरुषों का जो एक ही लाइन में मिशन बताया जाए तो असमानता के विरोध में समानता की लड़ाई है।
असमानता खत्म हो गई। असमानता के विरोध में समानता का संघर्ष है। हजारों महापुरुषों का अगर एक लाइन में बताया जाए संघर्ष, तो वो ये खत्म नहीं हुआ, भयानक स्वरूप ले लिया है। इस बात का हमारे लोगों को एहसास नहीं है। अभी 2023 में केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, मालूम है ना आपको? कि भाई 1947 में देश आजाद हुआ और 23 में 75 साल हो रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 900 करोड़ रुपया खर्च किया केंद्र सरकार ने। अब संविधान का 75 साल चल रहा है, केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है? 75वां वर्ष संविधान का भी चल रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, अब ये 25 चल रहा है तो 75वां वर्ष चल रहा है। तो केंद्र सरकार 1 रुपये का खर्च कर नहीं रही है, क्योंकि वो हमारे समाज को अंधेरे में, अज्ञानता में ही रखना चाहती है। तो वो क्यों खर्च करेगी? उनका काम वो लोग कर रहे हैं, हम लोग हमारा काम कर नहीं रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उनका काम वो कर रहे हैं, हम लोग हमारा काम नहीं कर रहे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की। तो ये जो कौन सी मिशन कौन सा है, कौन सा अधूरा काम है? तो 2-3 बाबा साहब का लाइन आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 1 जुलाई 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामी में जिनकी बातें सहन नहीं करते हो ना, आजादी में लातें खानी पड़ेगी। गुलामी में जिनकी बातें सहन नहीं कर रहे हो, आजादी में लातें खानी पड़ेगी। वो जानते थे कि अंग्रेज चले गए और हजारों साल से जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, उनके हाथ में सारा ये तंत्र आ जाएगा, तो वो हमारा हाल हमारे पूर्वजों जैसा ही करने वाले हैं। उनको अंदेशा था। दूसरी एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, 18 जुलाई 19 जुलाई 1942 कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई आजादी की है। हमारी लड़ाई केवल सत्ता और संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई आजादी की है। तीसरी उन्होंने बात कही 20 मई 1956 में वॉइस ऑफ अमेरिका में कहा कि ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। यहां तो ब्राह्मणवाद जिंदा रहेगा, यहां लोकतंत्र जिंदा रहेगा। दोनों में से एक चीज जिंदा रहेगी, दोनों एक साथ चल नहीं सकता। और उससे पहले उन्होंने 29 अक्टूबर 1951 में कहा, उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वराज उनका स्वराज है, हम तो आज भी गुलाम है। अंग्रेज जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे कि वर्तमान स्वराज उनका स्वराज है, हम आज भी गुलाम है। और ये गुलामी हमने स्वीकार किया हुआ नहीं है, हमारे ऊपर थोपा गया गुलामी है। ये गुलामी हमने स्वीकार नहीं की, हमारे पर थोपा गया गुलामी है। तुम हमारे मालिक बने रहो, उसमें तुम्हारा फायदा है, हम तुम्हारे गुलाम बने रहे, इसमें हमारा क्या फायदा है? ये हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर समझा रहे थे। तो ये जो हमारी मूल पहचान हमारी खत्म हो गई, इस देश के मूल निवासी हम हैं, वो मूल निवासियों के 6000 टुकड़ों में उन्होंने जाति के टुकड़ों में बांटा। 6000 टुकड़ों में उन्हें बांटा, और 6000 टुकड़ों को उन्होंने बांटा, विदेशी ब्राह्मणों ने बांटा और ये यूरेशियन ब्राह्मणों ने बांटा। वो यहां का मूलतः रहने वाला ही नहीं है। आपको लगता होगा अंग्रेज चले गए देश आजाद हो गया, मुगल चले गए देश आजाद हो गया। तो मैं जब 5वीं 6ठी कक्षा में था, पढ़ाया जाता था भारत में आर्यों का आगमन
आर्य अनार्य के युद्ध, अभी तो शायद निकाल दिया होगा शायद। तो वो जो उन विदेशियों ने भारत के मूल निवासियों को 6000 टुकड़ों में बांटा, जाति के टुकड़ों में बांटा, वो हमको टुकड़ों टुकड़ों में रखना चाहते हैं। 6000 टुकड़ों में हम रहना चाहते हैं। हम काम किनका कर रहे हैं? 6000 टुकड़ों में उनको हमको बांटा उन्होंने, हम बटे रहना चाहते हैं। वो बांटना चाहते हैं, हम बटे रहना चाहते हैं। हम काम किनका कर रहे हैं? इस बात को समझ में आ गया था बाबा साहब अम्बेडकर को, ये बात को समझ में आ गया था कांशीराम साहब को, ये बात बामसेब को समझ में आ गया था कि इनका ध्रुवीकरण के बगैर ये बहुसंख्यक हो नहीं सकते, ये बहुजन हो नहीं सकते। और जब तक ये बहुजन नहीं होंगे, ताकत नहीं बनेगी, तब तक ये किसी क्षेत्र में भी कामयाब नहीं हो सकते, किसी क्षेत्र में भी कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते बगैर संगठन के। क्योंकि जिन लोगों ने हमें बांटा, उनकी साइकी आपको अध्ययन करना होगा, उनका मनोविज्ञान अध्ययन करना होगा। पहले वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई, बांटो और राज करो। जब लगा कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट है और वोट का अधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार 1917 में ब्रिटेन में लागू हुआ, उनको डर पैदा हो गया कि ये अगर वोट का अधिकार भारत के नागरिकों को भी मिल गया तो फिर तो 3% हम लोग हैं। अंग्रेज तो जाति जनगणना कर रहे थे, तो जिसकी अगर 3% है जाति जनगणना और वोट का अधिकार, आप मिक्स कर दो दोनों, तो किसकी जाति की संख्या कितनी है तो उसके वोट कितने अपने आप पता चल जाएगा ना। अंग्रेज जाति जनगणना कर रहे थे, ये नहीं कर रहे, क्यों कर रहे? तो उन्होंने नया तरीका बनाया, अब यूनाइट एंड रूल, अब डिवाइड एंड रूल नहीं है। हिंदू के नाम पर सबको इकट्ठा करो। 1857 का राइफल नहीं चलता अभी, वो विचार अभी नहीं चल रहा है डिवाइड एंड रूल का, अभी यूनाइट एंड रूल। हिंदू महासभा 1922 में बना, उससे पहले नहीं बना। आर्य समाज बनाया, प्रार्थना समाज बनाया, ब्रह्मो समाज बनाया, हिंदू कॉन्सेप्ट का नहीं बना। उन्होंने सबको लपेटे में लेने का काम शुरू कर दिया कि हमको आने वाले कल में डेमोक्रेसी में, अगर लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार होगा तो संख्या बल के आधार पर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते।